I also thank the Secretary General of Lok Sabha and staff of Lok Sabha Secretariat who have completed the work within the time frame under the guidance of the Speaker Pro Tem and the panel of chairpersons. On behalf of the entire House, I thank all of them. Once again, I thank all the honourable members for your cooperation. माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं, लेकिन इस पूरे सदन की तरफ से भी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। अमृत काल के इस महत्वपूर्ण कालखंड में दूसरी बार इस पद पर विराजमान होना बहुत बड़ा दायित्व आपको मिला है और आपका 5 वर्ष का अनुभव और आपके साथ हम लोगों का 5 साल का अनुभव, हम सबका विश्वास है कि आप आने वाले 5 साल हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे और देश की आशा अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए ये सदन अपना दायित्व निभाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि विनम्र और व्यवहार कुशल व्यक्ति सफल सहज रूप से होता है और आपको तो उसके साथ साथ एक मीठी मीठी मुस्कान भी मिली हुई है। आपके चेहरे को ये मीठी मीठी मुस्कान पूरे सदन को भी प्रसन्न रखती है। मुझे विश्वास है आप हर कदम पर नए प्रतिमान, नए कीर्तिमान गढ़ते आए हैं। 18वीं लोकसभा में स्पीकर का कार्यभार दूसरी बार संभालना ये अपने आप में एक बड़ा नया रिकॉर्ड बनते हम देख रहे हैं। श्री बलराम जाखड़ जी वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे जिन्होंने 5 साल कार्यकाल पूरा करके फिर दोबारा उनको स्पीकर बनने का अवसर मिला था। उसके बाद आप हैं जिन्हें 5 साल पूर्ण करने के बाद दोबारा इस पद पर आसीन होने का अवसर मिला। गत 20 साल का एक ऐसा कालखंड रहा है कि ज़्यादातर स्पीकर या तो उसके बाद चुनाव नहीं लड़े हैं या तो जीत करके नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर का काम कितना कठिन है कि उसके लिए दोबारा जीतना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप जीत करके आए हैं, इसके लिए एक नया इतिहास आपने गढ़ा। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में ज़्यादातर हमारे सभी माननीय सांसद आपसे परिचित हैं, आपके जीवन से भी परिचित हैं और पिछली बार मैंने इस सदन में आपके संबंध में काफ़ी कुछ बातें रखी भी थी और मैं आज उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं एक सांसद के रूप में
और हम सभी सांसद के रूप में आप जिस प्रकार से एक सांसद के नाते काम करते हैं, ये भी जानने योग्य है और बहुत कुछ सीखने योग्य है। मुझे विश्वास है कि आपकी कार्यशैली एज ए सांसद भी हमारे जो फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, हमारे युवा सांसद हैं, उनको जरूर प्रेरणा देगी। आपने अपने कार्यक्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र में स्वस्थ मां और स्वस्थ शिशु एक कमिटमेंट के साथ जो अभियान चलाया है और सुपोषित मां, इस अभियान को आपने जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में प्राथमिकता देकर के खुद को इन्वॉल्व करके किया है, वो वाकई प्रेरक है। आपने कोटा के ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल ऑन व्हील्स, ये भी एक मानव सेवा का उत्तम काम, जो राजनीतिक कामों के सिवाय करने वाले कामों में आपने चुना है, वो भी अपने आप में गांव-गांव लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद कर रहा है। आप नियमित रूप से गरीबों को कपड़े, कंबल, मौसम के अनुसार छाता की जरूरत है छाता, जूते, ऐसी अनेक सुविधाएं समाज के आखिरी तबके के जो लोग हैं उनको खोज करके पहुंचाते हैं। खेलों में प्रोत्साहन देना आपके क्षेत्र के युवकों में, ये आपने एक प्राथमिकता के रूप से काम उठाया है। आपके पिछले कार्यकाल में 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। और भविष्य में 70वीं लोकसभा के संबंध में जब विश्लेषण होंगे, उसके विषय में लिखा जाएगा, तो भारत के भविष्य को नई दिशा देने में आपकी अध्यक्षता वाली 70वीं लोकसभा की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 17वीं लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स बिल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास विधेयक, सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय महत्व के ऐसे कितने ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कानून 17वीं लोकसभा में आपकी अध्यक्षता के अंदर इस सदन ने पारित किए हैं और देश के लिए एक मजबूत नींव बनाई है। जो कार्य आजादी के 70 साल में नहीं हुए, आपकी अध्यक्षता में इस सदन ने इसको करके दिखाया। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की लंबी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब हमें कीर्तिमान स्थापित करने का सौभाग्य मिलता है। 17वीं लोकसभा में उपलब्धियां, मुझे पूरा विश्वास है
देश आज भी और भविष्य में उसका गौरव करेगा। आज देश अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को आधुनिक बनाने की दिशा में जब हर तरह से प्रयास हो रहे हैं, मैं मानता हूं कि ये नया संसद भवन भी अमृतकाल के भविष्य को लिखने का काम करेगा और वो भी आपकी अध्यक्षता में। नए संसद भवन में हम सबका प्रवेश आपकी ही अध्यक्षता में हुआ और आपने संसदीय कार्यप्रणाली को प्रभावी और जिम्मेदार बनाने का कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और इसलिए लोकतंत्र को मजबूती देने में मदद मिली है। लोकसभा में हम पेपरलेस डिजिटल व्यवस्था से आज काम कर रहे हैं। पहली बार आपने सभी माननीय सांसदों को ब्रीफिंग के लिए एक व्यवस्था खड़ी की। इससे सभी माननीय सांसदों को भी आवश्यक रेफरेंस मटेरियल मिला। उसके कारण सदन की चर्चा अधिक पुष्ट हुई और ये आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था जिसने सांसदों में भी विश्वास पैदा किया। हाँ, मैं भी कुछ कह सकता हूँ, मैं भी अपने तर्क दे सकता हूँ। तो एक आपने अच्छी व्यवस्था को विकसित किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, G20 भारत की सफलता के एक महत्वपूर्ण पृष्ठ है, लेकिन बहुत कम चर्चा हुई है, वो है P20। और आपके नेतृत्व में G20 देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, स्पीकर्स हैं, उनका सम्मेलन आपकी अध्यक्षता में हुआ और अब तक P20 के जितने सम्मेलन हुए हैं उसमें ये ऐसा अवसर था कि दुनिया के सर्वाधिक देश आपके निमंत्रण पर भारत आए और बहुत ही उत्तम प्रकार के निर्णय उस समिट में हुए और उसने विश्व में भारत की लोकतंत्र की जो प्रतिष्ठा है उसको गौरव देने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये हमारा भवन ये सिर्फ 4 दीवारें नहीं है। हमारा ये संसद 140 करोड़ देशवासियों की आशा का केंद्र है। संसद की कार्यवाही, जवाबदेही और आचरण हमारे देशवासियों के मन में लोकतंत्र के प्रति जो उनकी निष्ठा है उसको और अधिक मजबूत बनाता है। आपके मार्गदर्शन में 17वीं लोकसभा, उसकी प्रोडक्टिविटी 25 साल के हाईएस्ट लेवल पर 97% रही और इसके लिए सब माननीय सदस्य तो अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन आप विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं। कोरोना जैसे मुश्किल कालखंड में आपने हर सांसद से व्यक्तिगत फोन पर बात करके उनका हाल पूछा। कहीं किसी सांसद की बीमारी की खबर आई तो आपने सदन के अध्यक्ष के नाते व्यक्तिगत रूप से उसकी चिंता की और वो सभी दल के सांसदों से जब मुझे सुनने को मिलता था, मुझे बड़ा गर्व होता था कि जैसे आप इस सदन के परिवार के मुखिया के रूप में उस कोरोना कालखंड में भी व्यक्तिगत चिंता करते थे। कोरोना काल में भी आपने सदन का काम रुकने नहीं दिया। सांसदों ने भी आपके हर सुझाव को सर आंखों पे चढ़ाया। किसी को ऊपर बैठने के लिए कहा तो वो वहां जाके बैठा,
किसी को दूसरे जगह पे जाकर बैठने के लिए कहा तो वो भी बैठा, लेकिन देश के काम को किसी ने रुकने नहीं दिया। लेकिन आपने ये जो फैसले किए उसका परिणाम है कि हम उस कठिन कालखंड में भी कार्य कर पाए। और एक खुशी की बात है कि कोरोना काल में सदन ने 170% प्रोडक्टिविटी, ये अपने आप में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सब चाहते हैं कि सदन में आचरण, सदन के नियमों का पालन हम सब करें, और आपने बड़े सटीक तरीके से, संतुलित तरीके और कभी कभी कठोरता के साथ भी फैसले लिए हैं। मैं जानता हूं कि ऐसे निर्णय आपको पीड़ा भी देते हैं, लेकिन सदन की गरिमा और व्यक्तिगत पीड़ा के में आपने सदन की गरिमा को पसंद किया और सदन की परंपरा को बनाने का प्रयास किया। ये साहसपूर्ण काम के लिए भी आदरणीय अध्यक्ष जी, आप अभिनंदन के अधिकारी हैं। मुझे विश्वास है आदरणीय अध्यक्ष जी, आप तो सफल होने ही वाले हैं, लेकिन आपकी अध्यक्षता में यह 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। मैं फिर एक बार आपको इस महत्वपूर्ण दायित्व के लिए और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले इस सदन की अध्यक्षता के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। श्री राहुल गांधी जी। Speaker, sir, I'd like to congratulate you for your successful election. For the second time that you have been elected, I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. Speaker, sir, this House represents the voice of India's people. And you, Speaker, sir, are the final arbiter of that voice. Of course, the government has political power, but the opposition also represents the voice of India's people. And this time, the opposition represents significantly more voice of the Indian people than it did last time. Speaker, sir, the opposition would like to assist you in doing your work. We would like the House to function often and well. Speaker, sir, it is very important that cooperation happens on the basis of trust. It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this House. I'm confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. Speaker, sir, the question is not how efficiently the House is run. The question is how much of India's voice is being allowed to be heard in this House. So the idea, Speaker, sir, so the idea that you can run the House efficiently by silencing the voice of the opposition is a non-democratic idea. And this election has shown that the people of India expect the opposition to defend the Constitution, the Samvidhan of this country. And we are confident that by allowing the opposition to speak, by allowing us to represent the people of India, you will do your duty of defending the Constitution of India. I'd like to once again congratulate you, Speaker, sir, and also all the members of the House who have won their election. Thank you very much. श्री
अखिलेश यादव जी, लोकसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जहां प्रधानमंत्री जी और हमारे साथी लीडर ऑपोजिशन ने आपको बधाई दी है, वहीं मैं भी उनसे जुड़ कर के आपको बधाई देना चाहता हूं। आप इस सदन के स्पीकर दोबारा चुने गए हैं। आपके पास 5 साल का जहां अनुभव रहा है, वहीं आपके पुराने और नए सदन का भी आपको अनुभव रहा है। मैं अपनी तरफ से, अपने साथ के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस पद पर आप जिस पद पर आप बैठे हैं, इससे बहुत गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई हैं और हम सब यही मानते हैं कि बिना भेदभाव के आगे बढ़ेगा और लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज़ दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाएं। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ खड़े हैं। मैं एक बार फिर आपको इस अध्यक्ष पद पर बैठने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सदन में पहली बार आया हूं, ये नए सदन में। मुझे लगा कि हमारे स्पीकर की कुर्सी बहुत ऊंची होगी, क्योंकि मैं जिस सदन को छोड़ के आया हूं, अध्यक्ष जी, उसकी कुर्सी बहुत ऊंची है। उस समय भी मैं अध्यक्ष जी किसको कहूं कि ये कुर्सी और ऊंची हो जाए। जहां ये नया सदन है, वही मैं आपकी पीठ के पीछे देख रहा हूं, पत्थर तो सही लगे हैं, सब कुछ अच्छा लगा है, लेकिन कुछ दरार में मुझे कुछ सीमेंट अभी भी लगा दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि आप जितना सत्ता पक्ष का सम्मान करेंगे, उतना ही विपक्ष का सम्मान कर करके हमें भी अपनी बात रखने का मौका देंगे। मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, हर तरीके के साथ आपके साथ हैं। बहुत धन्यवाद। श्री सौगत राय जी, एब्सेंट। सुदीप बंदोपाध्याय जी। Sir, I congratulate you for your becoming second time Honorable Speaker of the House. Sir, my first entry in this Parliament was in 12th Lok Sabha. A long experience I gathered. And what is my impression, sir? That a house doesn't run properly if there is no leader of the opposition officially. But we are glad that now our country has got one leader of the opposition in the parliament. Sir, parliamentary democratic system upon which we are the firm believers, it depends upon the secularism, communal harmony and unity of the country.
somewhere, sir, the floor of the House always depends that what would be the attitude of the Treasury bench. It is my firm belief, and so far parliamentary democratic process is concerned, sir, a House belongs to the opposition. This attitude is to be adopted by the ruling party itself. Sir, you may have your good wishes, your good intention, but sometimes you have to bow down to the ruling party's pressure, which my experiences say. Sir, suspension of 150 MPs on one day, it has happened in this House. Sir, it is not desirable, sir. Honorable Prime Minister has mentioned about the introduction and passing of so many bills in the House. We appreciate. But it has happened also only by introducing the bills, it has been passed without any discussion. Sir, I would humbly submit you that let some positive decisions be adopted, that bills be tabled, bills be discussed in a proper manner, and we from the opposition side assure you, sir, we will extend all sorts of cooperation by which the House can run properly and smoothly. Opposition now is in a better strength in this House. So to neglect the opposition should not be the attitude of the Treasury bench. So I would request Honorable Prime Minister and the Treasury bench to come up, to cooperate, that the House runs smoothly and a country of 140 crores of people can actually get some guidance, some hopes that Parliament can contribute for the welfare of the country, for the benefit of the country, for the 140 crore people of this country. Sir, this should be our motto. We want to see that 18th Lok Sabha can run smoothly and can create a history that it has actually reached to its target by running smoothly for the interest of the nation, keeping secularism and communal harmony intact, and the Constitution should be remain upheld and its situation should not ever be allowed to be disturbed. Thank you, sir. श्री T.R. बालू जी। Sir, Honorable Speaker, sir, it is my greatest occasion to felicitate you once again in this parliament. Sir, on behalf of my leader, Dr. Thalapathy M.K. Stalin, an illustrious son of illustrious leader, Dr. M. Kalaignar Karunanidhi, on behalf of my party and party in parliament, I wholeheartedly congratulate you on this, on this occasion. In fact, when you occupied the exalted chair, it was, I am overwhelmingly enthused to appreciate and shower love and affection on you, sir. Sir, you might have been elected in lotus symbol. The lotus is known for, I always float in water, over the water. But it don't allow the water to stick onto the lotus. This is a natural thing. Like that, you might have been elected by my BJP friends. Hereafter, there is no politics between you and the House. You don't have any color at all. There is no color at all. So you have to treat each and every opposition as well as ruling party in the same care. So I should only request you,
Kindly be impartial. Thank you. Lao Sri Krishna. So thank you, sir. On behalf of Telugu Desam Party and Chandrababu Naidu Garu and fellow members of Lok Sabha, 5 crore people of Andhra Pradesh, and on my own behalf, I congratulate you on being elected as Speaker of this House, sir. It is a rare opportunity as a Speaker, being elected and nominated and elected for the second time, sir. There were 5 members before you, and 2 are from Andhra Pradesh. One, Neelam Sanjeev Reddy Garu. Second one, Balayogi Ji Garu. All these 5 members were nominated and elected for 2 times, sir, but somehow they didn't finish the 10-year term, sir. But you have this opportunity to complete this 10-year term, sir. There is some coincidence between both of us, sir. You being a first-time Speaker of this House and me being the first-time member of this House in 17th Lok Sabha, sir. And in the last 5 years, there's some groundbreaking things that have happened, starting with moving from the old parliament to the new parliament, sir, and new bills being passed, new laws being passed, starting with 370, Nari Shakti and Triple Talaq, which empowered the women, and also IPC, sir. And you also encouraged youth, who are the first-time members, who came to this House to speak, to rise up and speak on various issues, sir. In question hour, you've given us the opportunity to speak on to ask supplementary questions. And in the 0 hour also, you encouraged us to speak as much as possible, sir. And the whole experience of digital and also digitalization of the whole proceedings and also the research facilities that are available in the library have been vastly improved in the last 5 years, sir. And I hope it will continue in the next 5 years in your term, sir. And also, with regards to the question hour, sir, with the vigor with which you used to conduct, you used to make sure that most of the questions get answered in this House, sir. And you used to tell ministers to be crisp and answer in a pointed way, and used to give the members enough time to ask their questions, sir. So I hope that tradition will continue. And also remember, sir, during the times of COVID, it was something that no one has seen coming, sir, but you made sure that when everyone was worried how this House will function, you made sure that it has proceeded in a safe way, and also made sure that most of the members could express their views and problems from their state, sir. So I conclude by once again congratulating you, sir, and wishing you best of times in running the House, sir. I assure you, Telugu Desam Party will support you in the next 5 years in smooth running of this House, sir. Thank you very much. Sri Rajiv Ranjan Singh Ji. अध्यक्ष महोदय, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में भी हम लोगों ने आपकी कार्यशैली देखी। आपने 17वीं लोकसभा में जो संसदीय परंपरा और लोकतंत्र का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था संसद में, आपने उच्च लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित किया था 17वीं लोकसभा के दौरान। नए सदस्य जो चुन के आए थे, जो पहली बार संसद के सदस्य बने थे, उनको आपने अवसर दिया, मध्यरात्रि तक भी सदन चला के आपने उनको अवसर दिया और उनमें कौशल विकसित किया ताकि वो संसद के कार्यवाही में एक कुशल सांसद के रूप में भाग ले सके। यह कीर्तिमान आपने स्थापित किया। आपने संसद में कई दिनों तक शून्यकाल में सिर्फ महिला सदस्यों को ही अवसर दिया कि वो अपनी बात रख सके। यह अपने आप में एक कीर्तिमान था। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपने 17वीं लोकसभा में एक कीर्तिमान स्थापित किया और इसलिए हम समझते हैं कि आप दोबारा अध्यक्ष बने हैं और 18वीं लोकसभा में भी आप उस कीर्तिमान को और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।
श्री अरविंद सावंत जी। आदरणीय लोकसभा के अध्यक्ष जी इधर से इधर। बिरला साहब, मैं सहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। पहली तो बात ऐसी कि आपको हमने 5 वर्ष से अनुभव लिया है, पुराने सदन में, नए सदन में, और दोबारा फिर उस न्यायाधीश जैसे पद पर विराजमान हुए हो। दिल से आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन अपेक्षा करता हूं कि जिस ढंग से कुछ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, कुछ कानून पास किए गए, उस कानून में एक कानून पास गया इलेक्शन कमिश्नर का। वो कानून भी जब हम सस्पेंड हुए थे तब पास हुआ, जिसमें न्याय देने की प्रक्रिया जहां होती है, कानून बनाने वाले हम हैं, और वही कानून जब बदल जाते हैं तभी तो संविधान की बात आती है। और संविधान की सुरक्षा के लिए ये इंडिया अलायंस बना। मैं आपसे इतनी अपेक्षा करता हूँ, हम जब बोलते तो शब्दों में भी, और खास करके सत्ता पक्ष, शब्दों में जान होनी चाहिए, शब्दों में शान भी होनी चाहिए, और वचन पूर्ति जो दी है हमने करनी चाहिए। जो वचन हमने दिए हैं वो करनी चाहिए। हमने देखा है कि संकट काल में भी जब सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है तब बहुत बुरा लगता है। अभी सभी हम अपेक्षा करते हैं। उन्होंने सेक्युलर शब्द किया, मैं समानता से, स्वातंत्र, समानता, ये सारा हमें संविधान ने दिया हुआ है। और चाहता हूं, बस एक अपेक्षा करता हूं, व्हाट वी नीड इज हार्मनी, नॉट द हेट्रेड। हम हार्मनी चाहते हैं, हेट्रेड नहीं चाहते हैं। और हम जो दीवारें खड़ी कर रहे हैं वो दीवारें यहाँ टूटनी चाहिए। हम सब इंसानियत के नाते, मणिपुर का हादसा होता है और आंसू भी नहीं बहते तो बुरा लगता है। किसान मरते हैं, इतनी बड़ा आंदोलन होता है, फिर भी संवेदना नहीं जता दी जाती है। इस सदन में संवेदना जतानी चाहिए, नहीं जताई जाती तब बुरा लगता है। बेरोजगार रास्ते पे घूम रहा है, फिर भी ये सदन उनको न्याय नहीं दे पा रहे तब बुरा लगता है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर भी ये सदन न्याय नहीं दे पा रहा है तब बुरा लगता है। और चाहता हूं कि इस बार ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सदन चले, हमारी आवाज़ आपके तरफ आ जाएगी, तब अपेक्षा करते हैं आप हमें अनुमति दें और आश्वस्त करते हैं ये सदन चलना ही चाहिए। कोई उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन सदन किस लिए चलिए? सर्वसामान्य जनता को न्याय मिलना चाहिए, वही अपेक्षा करता हूँ। आप अभी बहुत अनुभवी हुए हो और मैं अपेक्षा करता हूँ संवेदना जताकर आप हमें न्याय देंगे। संविधान की रक्षा करने के लिए जब भी हम खड़े होंगे आप हमें आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम। श्रीमती शिवप्रिया सुले। I take this opportunity on behalf of the Nationalist Congress Party and the original founder and our beloved leader Shri Sharad Pawar ji and all of us to congratulate you on your second innings. I still remember the first day when I met you, sir, with my colleague and friend Rajiv Pratap Rudy ji. तब आपको मैं पहली बार मिली थी और उसके बाद आप इस सीट पे जब से विराजमान हुए, हमेशा हम सब का आपने ख्याल भी रखा है। लेकिन पिछले 5 सालों में कोविड में भी जिस तरह से, जैसे ट्रेजरी बेंच के साथ ऑपोजिशन के भी, हम सब के लिए आपने जिस तरह से ख्याल रखा, हमेशा हमारे हर मेंबर को आपने फ़ोन भी किया, पूछा। कोविड के टाइम में आपकी सारी टीम ने जो काम किया और कोविड में जिस तरह से हाउस भी चला, आई मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कंग्रेचुलेट द एंटायर parliamentary staff and team who really supported us in serving at that time. The entire transition of the old building to the new building, the research team, so a lot has been done in 5 years. 5 साल में बहुत अच्छा आपने काम किया, लेकिन 5 सालों में मैं तो कभी वेल में आती नहीं, लेकिन एक दुख की बात हुई कि हमारे सारे दोस्त यहाँ से 150 लोग जब सस्पेंड हुए तो हम सबको बहुत दुख हुआ सर। तो हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5 सालों में इस सस्पेंशन का आप ना सोचें, बातचीत हो सकती है, हमेशा हम डायलॉग के लिए तैयार रहते हैं। और तब मेघवाल जी
और प्रहलाद जोशी जी के साथ बहुत अच्छा काम कर पाए 5 साल। मेरी सिर्फ नए मेंबर्स को एक विनती रहेगी कि बहुत मेहनत करके हम सब यहाँ चुन के आते हैं। दोपहर को जब लंच टाइम होता है तो कोरम के लिए भी दोनों साइड से मेहनत करनी पड़ती है। So it's a great opportunity. So I've been here a little more than most of you. So very humbly I would like to request to each one of you that people really look up to us, and very few of us are blessed to be here. So let's make this opportunity into a great advantage for this nation and deliver superior results from here, where whichever side we sit on, the common goal is to serve the nation. So if we all spend more time here together to deliberate more, to argue more from both sides, and to make sure that we serve India and make it a good nation, a brighter nation, because India is one of the largest democracies in the world. So any little thing that happens here affects globally, and democracy is looked as a dark light. So we did that mistake last time. I urge the Honorable Treasury Department that we are here to work and we are here to serve, and I hope we have a much better and a warmer relationship. और हाउस चलाना हमारी जिम्मेदारी नहीं, ट्रेजरी बेंच की होती है। तो मेरे ख्याल से नए मंत्री जो आए, जो हमारे दोस्त रहे हैं, उनके हम बहुत सारी उनसे हमारी अपेक्षा है। और थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। श्री रंगप्पा बड़ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी शिवसेना, जो कि बाला साहब ठाकरे के विचार से कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी से सबसे पुराने गठबंधन के साथ रहने वाली है, जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय एकनाथ जी शिंदे कर रहे। मेरी पार्टी शिवसेना और शिंदे साहब के ओर से मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ। हिंदू धर्म में हर शुभकामना ओम से होती है और ओम ये शुभ माना जाता है। आपके नाम की शुरुआत भी ओम से होती है, तो मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूँ, जो कि 140 करोड़ जनता का विश्व के प्रतिनिधित्व कर रहे और एक सबसे बड़ा ये लोकतांत्रिक सदन है। छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र की भूमि से मैं आता हूँ, जबकि इस सदन में अध्यक्ष से रूप में पहला अध्यक्ष महाराष्ट्र से हुए थे गणेश वासुदेव मालवतकर, और दूसरे माननीय मनोहर जोशी जी और सुमित्रा महाजन जी, ये भी महाराष्ट्र से इस अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे। शिवराज पाटिल जी, मुझे 16वीं लोकसभा में माननीय सुमित्रा महाजन के कार्य का भी अनुभव मिला। 17वीं लोकसभा में माननीय अध्यक्ष जी, आपके कार्य का भी अनुभव मुझे मिला। ये सदन विश्व में सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे और उसके अध्यक्ष के रूप में 17वीं लोकसभा में जो आपसे कार्य हुआ, मैं मानता हूँ देश में सबसे बड़ा अच्छा कार्य हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि गए 10 साल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है वही एक सराहना कार्य है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी शुरुआत संगठन से हुई और मैं ये भी जानना चाहता हूँ, ये भी कहना चाहता हूँ कि पूरे संसद में जितने चुन के आते, बड़े मुश्किल का सामना करते हो, बड़े मेहनत से यहाँ तक पहुँचते। आप भी बहुत मेहनत से कार्य करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है गए संसद में, गए 17वीं संसद में सबसे ज़्यादा मुद्दा उठाने का, प्रश्न उठाने के लिए नए संसदों को मौका दिया था। अभी 281 नए संसद आए, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जुरावर चलाए, सबको मौका मिले, जबकि आने वाले दिनों में पूरे विश्वास के साथ कार्य हो सके। मैं मेरी पार्टी शिवसेना के तरफ से आपको शुभकामना देता हूँ। बड़े आप अनुभवी हैं, सबको लेकर कार्य करेंगे। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जगत गुरु संत तुकाराम महाराज की भूमि, आप जितने
मुलायम हैं उतने ही कठोर रूप से भी कार्य करते हैं। मैं संत तुकाराम महाराज के कई पंक्तियाँ मराठी में कहना चाहता हूँ। मऊ मेना ओविनी आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेदू ऐसे, तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माती हाणू काठी। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। श्री चिराग पासवान। Thank you so much, Speaker sir. Sir, सबसे पहले I would want to take this opportunity to congratulate you on behalf of my party, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। उस वक्त जिस तरीके से आपने महिलाओं को और युवाओं को, ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया, सामने से आपने उनको मौका देने का काम किया। सर, इस बार मेरी पार्टी में भी महिलाओं और युवाओं की तादाद है। उम्मीद मैं यही रखूंगा कि उनको भी आप उसी तरीके से मौका देंगे। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। आपने पिछले 5 साल में सर इन तमाम विचारों को इस सदन में रखने का मौका दिया, और इस बात को सर कहने में मुझे कतई कोई संकोच नहीं है कि आपके द्वारा जो फैसले पिछले 5 सालों में लिए गए, उसने संविधान की मर्यादा को बढ़ाने का काम किया और लोकतंत्र को और मजबूती देने का काम किया। सर, हम लोग चुनाव बाहर लड़कर आ गए हैं। मैं तमाम साथियों से यही आग्रह करूंगा कि जहां चुनाव लड़ना था हम लोग लड़ चुके हैं। अब हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को हम लोग यहाँ पर रखें और अपने देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी के साथ हम लोग यहाँ पर कार्य करने का प्रयास करें। सर, आज सिर्फ आपको बधाई देने के उद्देश्य से हम लोग खड़े हुए हैं, पर हाँ, कई बार जब विपक्ष के द्वारा कई बातें कही जाती हैं, मैं इतना भी मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि जब एक उंगली आप किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। जब आप सत्ता पक्ष से किसी एक आचरण की उम्मीद रखते हैं तो वही उम्मीद हम लोग भी आपके राज्य में उसी आचरण की उम्मीद रखते हैं। कई राज्यों के ऐसे उदाहरण हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, पर जब आप स्पीकर के पद की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर के पद की बात करते हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां पे स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, जहां पर सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, विपक्ष के दल चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में सर, इस उम्मीद के साथ कि अगले 5 साल आपका नेतृत्व, आपका मार्गदर्शन उतनी ही खूबसूरती से हम लोग को मिलता रहेगा जैसे पिछले 5 सालों में मिला। मैं एक बार फिर से अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूं। पिछले 5 साल के लिए आपको बधाई देता हूं और अगले 5 साल के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर। श्री पीवी मुथुन रेड्डी। Sir, thank you. I take this opportunity on behalf of YSR Congress Party to congratulate you for being elected to this esteemed position. Sir, in your previous term, you conducted yourself with a lot of dignity, and I must really appreciate the way your dedication to uphold the values of our democracy. We wish that even in this term, it is marked with success, and you continue the same initiatives like you encourage the newcomers in the last term, and you give a fair chance to everybody in this house. We assure you our full cooperation, sir. All the best for this tenure for you. Thank you very much. श्री अभय कुमार सिन्हा। सर, सबसे पहले सर आपको प्रणाम और पूरे सदन को प्रणाम। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं सर, और आशा और उम्मीद करता हूं सर, मैं सदन में पहली बार चुन करके आया हूं, और जब 17वीं लोकसभा के आप अध्यक्ष थे महोदय, तो मैं आपको टीवी पर दिखता था, और आज सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ कि इतना नज़दीक से देखने का।
मुझे आशा और उम्मीद है आपसे कि आप नए सदस्यों को आपका संरक्षण निश्चित तौर से प्राप्त होता रहेगा। मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। कविता गा दो। एक मिनट रुक जाओ। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी प्लीज, माननीय मंत्री जी प्लीज। श्रीमती अनुप्रिया पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर निरंतर दूसरी बार विराजमान होने के लिए मैं सबसे पहले अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं और आपका बारंबार अभिनंदन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, आज आपको निरंतर दूसरी बार इस आसन पर विराजमान होते देखकर मुझे 1963 की एक फिल्म बंदनी का एक मशहूर गीत याद आ रहा है। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल ना जाना। और आज आपको यहाँ देखकर इस गीत की और भी अधिक प्रासंगिकता प्रतीत हो रही है। मुझे 17वीं लोकसभा का अंतिम दिन याद आ रहा है अध्यक्ष महोदय, जब हम सभी ने बड़े भारी मन से आपको विदाई दी थी, लेकिन अपने शब्दों में पिरोकर हमने अपने इसी मनोभाव को उस समय आपके समक्ष रखा था कि वो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, और आप लौट कर आए हैं। हम सभी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आपको अपने बीच दोबारा इस आसन पर देखकर हम बहुत आनंदित हैं, गौरवान्वित हैं। अध्यक्ष महोदय, आपसे पहले 18 अध्यक्षों में महज 5 ऐसे अध्यक्ष रहे हैं जिनको दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष बनने का निरंतर अवसर मिला। M.A. अयंगर जी, डॉक्टर गुरदयाल ढिल्लों जी, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी जी, डॉक्टर बलराम जाखड़ जी और GMC बालयोगी जी। लेकिन इनमें से किसी भी अध्यक्ष ने 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं किया। हमें गर्व है कि आप लगातार दूसरी बार निर्वाचित होने वाले ऐसे अध्यक्ष होंगे जो 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड दर्ज करेंगे, और लोकसभा अध्यक्षों के इतिहास में यह आपकी एक स्थायी विरासत होगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम सभी सांसद तो यहाँ केवल अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आप पक्ष और विपक्ष इस पूरे सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं और इस सदन की गरिमा के साथ साथ इसकी शक्ति का भी प्रतीक है। और आपका जो 17वीं लोकसभा का कार्यकाल रहा वो तमाम उपलब्धियों से भरा हुआ रहा। अध्यक्ष महोदय, आपने एक निष्पक्ष अध्यक्ष के रूप में अपनी छवि को गढ़ा है और अनेक उपलब्धियां आपके उस कार्यकाल की रही हैं, जिसका जिक्र मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने भी किया है। मैं आपके इस कार्यकाल में यही उम्मीद करती हूं कि आपके कुशल मार्गदर्शन में तमाम और उपलब्धियों के नए अध्याय जुड़ेंगे और पक्ष विपक्ष हम सभी को, लोकतंत्र को आपके मार्गदर्शन में मजबूत करने का एक और सुनहरा अवसर मिलेगा। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। E.T. Mohammad Bashir. Sir, on behalf of Indian Union Muslim League and myself, I wish to express my heartfelt congratulations for your renewed assignment. Sir, Speaker, of course, is a unique position, and Speaker as a protector of the House and the guardian of the members, irrespective of caste and creed or any other division, we have to be ensured justice by all means. Sir,
impartiality should be the mantra of this house. Sir, we had bitter experience in past. Various occasions, opposition was oppressed and depressed. We all know that, which should not be repeated. Voice of the opposition, as correctly mentioned by the leader of opposition, Shri Rahul ji, should be honored by all means, sir. Sir, I would like to say that we all should ensure justice, irrespective of party position, whether it is big party or junior parties like that. All these things should be taken into proper consideration. Sir, this house have given very good message, not only to India, to the entire world. So, sir, we hope that this house will again spread the message of togetherness. Sir, let the glory of the past should return here. Again, secular democracy should be preserved by all means. With these few words, sir, I once again congratulate you for the best performance. With few words, sir, I conclude. Thank you very much. माननीय सदस्यगण, प्लीज, आपके सदस्य बोल रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल, शुक्रिया सर। On behalf of my party, Shiromani Akali Dal, I rise to congratulate you on your successful election as Speaker for the second term. सर, एक छोटे से राज्य की छोटी सी रीजनल पार्टी का एक लौता मेंबर जो चौथी बारी यहाँ पहुँचा है, मैं इस सदन में खड़े होकर मैं इस चीज़ का फिक्र करती हूँ कि जहाँ इस हाउस में मैंने पिछले इलेक्शन में देखा कि कई ऐसी पार्टियाँ जो राज्य में एक दूसरे के साथ बड़ी डिफरेंसेस रखती हैं, लड़ती हैं, लेकिन इधर पहुंचने के लिए समझौते कर बैठी हैं। भाषण बाद में देना आप। और सर कई ऐसे लोग जो काफी समय से एक साइड से अब वो कुर्सी की खातिर इधर पहुंचे। सो सर, मेरा कहने का मतलब कि जब मैं एक रीजनल पार्टी की इकलौती महिला मेंबर जब यहाँ पे हूँ, मुझे इस चीज़ का फिक्र है कि ना हम इस तरफ तो ना हम इस तरफ, लेकिन हम अपने पंजाब और पंजाबियों के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जब मैं यहाँ पे खड़ी होंगी, मैं आपसे यही उम्मीद करती हूँ सर कि आप हमारे छोटी पार्टियों की तरफ, छोटे कम्युनिटीज़ की तरफ, माइनॉरिटी की तरफ भी आप वही निगाह के साथ जैसे आप बड़ी पार्टियों को देंगे, हमारे आरक्षण भी आप करेंगे, हमें भी आप मौका देंगे और जितना पहले करते थे उससे थोड़ा ज़्यादा करके प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी को आप जिंदा रखेंगे कि छोटी पार्टी चाहे होए, अकेला मेंबर चाहे होए, लेकिन लड़ाई उतनी ही तगड़ी होती है जितनी बड़ी पार्टियां लड़के शायद उससे ज्यादा होती है। पहले मौका नहीं तो दिया लड़के आपको? जब इधर पहले मौका नहीं दिया आपको? सॉरी सर, पहले मौका नहीं दिया गया आपको? नहीं सर, इस बारी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पहले से थोड़ा ज्यादा मौका दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक महिला होने के नाते चौथी बारी पहुंची हो, आप हमारा ध्यान रखेंगे तो मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ और आपकी प्रोटेक्शन का, पूरा आरक्षण का मैं पूरा आस भी रखती हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील तटकरे, आपल्या अभिनंदन प्रस्तावावरती मला मराठीत बोलण्याची परवानगी दिल्याबद्दल मी आपल्या मनापासून या ठिकाणी आभार मानतो। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ओरिजिनल या पक्षाचे अध्यक्ष अजितदादा पवार यांच्या वतीने मी आपलं मनपूर्वक शब्दामध्ये या ठिकाणी अभिनंदन करू इच्छितो आहे। अध्यक्ष महोदय, 18वी लोकसभा नवा इतिहास घेऊन आलेली आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान दिल्याच्या नंतर 1962 सालामध्ये देशाचे पंतप्रधान जवाहरलालजी नेहरू हे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले होते। आज आम्हाला या गोष्टीचा अभिमान आणि गर्व आहे की 62 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीच्या नंतर देशातल्या 140 कोटी जनतेने नरेंद्र मोदी साहेबांना तिसऱ्यांदा पंतप्रधानांमध्ये आरूढ केलं, याचा अभिमान आम्हाला सर्वांनाच त्या ठिकाणी आहे। आणि म्हणूनच या 18व्या लोकसभेचे सलग दुसऱ्यांदा लोकसभा अध्यक्ष होण्याचा बहुमान आपल्याला मिळाला, त्याच्याबद्दल मी मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। मी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली त्या रायगडचा खासदार आहे आणि आज माझ्या बाजूला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे 13वे वंशज बसलेत,
ही आजची लोकसभा याची साक्ष देते आहे, याचा मनापासून अभिमान या ठिकाणी आहे. गेली 5 वर्ष त्या वाकावरती बसून आपण मला न्याय दिला. आता इथे बसून आपल्याकडनं न्याय मिळेल. शून्य काल आणि इतर वेगवेगळे प्रश्न सोडण्याची बांधिलकी आज मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली त्या ठिकाणी होत असतानाच आम्हाला सुद्धा आणि महाराष्ट्राला आमचा वेगळा आवाज उठवण्याची संधी आपल्यामार्फत मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो. आणि मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा आपल्या अध्यक्षतेखाली आम्हाला मिळावा अशी अपेक्षा करून थांबतो. धन्यवाद. माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्य अपनी बात को रखना चाहते हैं, लेकिन एक लंबी सूची है. राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के समय आप अपनी बात रखना. सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा मैं. आवाज नहीं जाएगी, आवाज नहीं जाएगी, नहीं जाएगी. ओके, आपको पर्याप्त मौका दे देंगे. ओके ओके, प्लीज प्लीज. माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के माननीय सदस्यगण, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण, मुझे इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में प्लीज, मैं आपको सबको मौका दूंगा. प्लीज प्लीज, अमराव जी प्लीज, अवैसी जी प्लीज, सबको मौका दें. बैठिए, एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज. बैठिए प्लीज, बैठिए प्लीज. असाउद्दीन ओवैसी जी, एक मिनट बोलना, एक मिनट प्लीज. बैठिए बैठिए. आपको नहीं बुलाया. माननीय सदस्यगण, जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वह बैठ जाया करें. ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए. असाउद्दीन ओवैसी जी. सर, मैं आपको अपनी जानिब से, पूरे मुल्क की जानिब से मुबारकबाद देता हूं और मुझे यकीन है कि आपकी पार्लियामेंट की आवाम इस बात पर फख्र कर रही है कि आप दूसरी मर्तबा इस ऐवान के स्पीकर बने हैं. सर, आप इस हाउस के रिपोजिटरी है, कस्टोडियन है, मगर हकीकत यह है कि अक्सरियती जमात के पास नंबर है मगर उनके पास अक्सरियत की ताकत नहीं है. यहाँ अपोजिशन के पास अक्सरियत की आवाज़ भी है. तो इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप छोटी पार्टियों को मौका दीजिए और मुझे यकीन है कि आप 17वीं लोकसभा में जिस तरह शफकत का मुजाहरा मुझ पर किया, हम छोटी पार्टियों पर, मैं उस समुदाय से आता हूं जो इस ऐवान में सिर्फ 4% है, तो हमको आवाज़ उठाने की आवाज़ दीजिए. सर, आखिर में मुझे यकीन है कि आप वहां पर बैठे हैं तो ये ऐवान एक कीमती हीरे की तरह ना सिर्फ इस मुल्क की आवाम में, दुनिया में चमकेगा और आपके बोझ को ये सरकार कम करेगी डिप्टी स्पीकर बनाकर. इतना बोझ आप पर नहीं डालना चाहिए. मैं मुबारकबाद देता हूं सर आपको.
मैं मुबारकबाद देता हूं कि आप छोटी पार्टियों पर, ये ऐवान अपोजिशन और छोटी पार्टियों का भी है, हमको आप आवाज का मौका देंगे। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है सर, इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है। अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। हम आपसे मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया सर। श्री N.K. प्रेमचंदन। Thank you very much, Speaker sir. Sir, I, on behalf of my party, Revolutionary Socialist Party, RSP, extend hearty congratulations in assuming the highest office of democracy, that too in the largest democracy in the world. Sir, your experience, 30 years of experience in Parliament and the legislature, that is in Rajasthan State Legislative Assembly as well as 3 terms in Parliament, and also 5 years as the Speaker of this House. Definitely, I believe that, firmly believe that, the expertise leadership will give fruitful results to the 18th Lok Sabha in running the House. Sir, I would like to say some quotations. The Pandit Jawaharlal Nehru, sir, it is a famous quotation that the Speaker, the symbol of nation's freedom and liberty. Sir, Kaul and Shakhtar refer the Speaker as the conscious and guardian of the House. Sir, I would like to refer the Speaker is the soul and spirit of Indian democracy and the custodian of the House. And further, I would like to say that while the government has its way in the House, it is incumbent upon the Speaker to ensure that the opposition has its full say. Sir, I would like to urge upon the Honourable Speaker, sir, the opposition's legitimate demands and rights of the opposition has to be protected so as to have a healthy democratic practice in our country. Sir, one more point I would like to make. So the independence of the Parliament has to be protected at any cost. Why I am saying this is, sir, we know that the separation of powers, judiciary, executive and legislature, is the essential ingredients, basic character of the Constitution. That has to, sir, one historic example I would like to say. In 1647, the King Charles I entered into the House of Commons and demanded the relieving of 5 MPs from the House as they are guilty of treason. And what the then Speaker, William Lenthal, he was the Speaker of the House of Commons, what he said, I would like to quote and I will end. Sir, I would like to quote, "May it please your majesty, I have neither eyes to see nor tongue to speak in this place, but as the House is pleased to direct me, whose servant I am here, and I humbly majesty your pardon that I cannot give any other answer than this to what your majesty is pleased to," unquote. Sir, the Speaker of the House in 1647 not even succumbed to the pressure of the King Charles I, who has never cared of the Parliament. Sir, I strongly believe that, I hope and believe that your expertise, experience can bring back the glory of our Parliament, the traditions and customs, and thereby protect the independence of the Parliament. And once again, I extend my hearty congratulations in assuming the post of the Speaker after Balram Jackarji for the consecutive 2 times. Thank you very much, sir. Very good. सदन का अच्छा दिन है। पप्पू जी, बार-बार मत उठा करो। आप सीनियर मेंबर हैं। कैसे? मैं माननीय सदस्यों सबसे आग्रह करना चाहता हूं, आज एक अच्छा दिन है, आप अपनी बात संक्षिप्त में कह दें। जो कुछ भी पॉलिटिकल बात कहनी है, आपको राष्ट्रपति अभिभाषण में पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलेगा। श्री अमरा राम जी। अध्यक्ष महोदय, आप दूसरी बार इस महान सदन के अध्यक्ष के पद पे आसीन हैं। मैं मेरी ओर से और मेरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस न्याय के आसन में जो सर्वोच्च सदन इस देश का है, उसमें इस सदन में जनता की आवाज़ प्रतिपक्ष की तरफ से सुनने में आप निश्चित रूप से अपना समय देंगे। आप पहले भी राजस्थान की विधानसभा में भी आपने अपनी जनता की आवाज़ उठाने का काम किया और इस सदन में आकर तीसरी बार आप सदस्य हैं और इस सदन के सर्वोच्च पद पे, अध्यक्ष के पद पे आज विराजे हैं। पुनः मेरी ओर से और दल की ओर से आपका आभार, धन्यवाद, जय हिंद। श्री थोल तिरुमा बलावन जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக இந்த
அவையின் தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உங்களுக்கு நான் அங்கம் வகிக்கும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பிலும் இந்தியா கூட்டணியின் சார்பிலும் எனது மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தங்கள் இருக்கையில் வலது பக்கத்தில் செங்கோல் உள்ளது. செங்கோல் என்பது அதிகாரத்தின் அடையாளம் அல்ல. யார் பக்கமும் சாயக்கூடாது, நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான நீதி தவறாமையின் அடையாளமாகும். இந்த இருக்கையின் அழகே நீதி தவறாமைதான். கடந்த காலங்களில் நீங்கள் சிறப்பான ஒரு அவைத்தலைவர், சபாநாயகர் என்பதை நிரூபித்திருக்கிறீர்கள். ஆனால் ஆளுங்கட்சிக்கு ஒரு சார்பாகவும் எதிர்க்கட்சிக்கு ஒரு வகையாகவும் அணுகியிருக்கிறீர்கள் என்பது அனைவரும் அறிந்த உண்மை. ஆளும் கட்சி என்பது ஆட்சி அதிகாரத்தோடு இருக்கிற ஒரு வலுவான கட்சி. ஆகவே ஆளுங்கட்சி சார்பு நிலை இருக்கக்கூடாது என்பதைத்தான் இங்கே எதிர்க்கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கையாக வைத்திருக்கிறார்கள். கடந்த முறை பல்வேறு மசோதாக்களை பண மசோதா என்று ஆளுங்கட்சி அறிமுகப்படுத்தியது. எது பண மசோதா, மணி பில் என்பதை தீர்மானிக்கிற அதிகாரம் உங்களுக்கு மட்டுமே இருக்கிறது. அந்த அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்திய ஆளுங்கட்சி மீண்டும் அத்தகைய முயற்சியை மேற்கொள்ளலாம். அதற்கு ஒருபோதும் நீங்கள் ஈல்டு ஆகக்கூடாது, வளையக்கூடாது என்பதை ஒரு வேண்டுகோளாக வைத்து ஒரு மக்களவைத் தலைவர் என்கிற அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி நாடாளுமன்ற வளாகத்திற்குள் இருந்த புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், மகாத்மா காந்தியடிகள் ஆகியோரின், மகாத்மா ஜோதிபா ஃபுலே போன்ற மாபெரும் தலைவர்களின் சிலைகளை ஒரு ஓரமாக கொண்டு போய் श्री राजकुमार छब्बेवाल, आप कोई किसी सदस्य का वकील मत बना करो प्लीज। राजकुमार छब्बेवाल जी, राजकुमार जी बोलना है आपको। धन्यवाद, धन्यवाद सर। राजकुमार जी बोलना है। नहीं, आप नहीं, राजकुमार छब्बेवाल जी, आप राजकुमार रोथ हो प्लीज। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਤੇ GMC ਬਾਲ ਜੋਗੀ ਜੀ TDP ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ और प्लीज माननीय सदस्य और कांग्रेस से डिप्टी स्पीकर थे। सर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सर एक मिनट सर, आई विल कंक्लूड सर। एक मिनट सर। डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होता है कानून में पढ़ा करो सर। हो या ना हो पर बना देना चाहिए था, इसमें बड़ी बात होती आपको और लोग बधाई देते। जी राजकुमार सागवान जी। महोदय, मैं आपको पुनः लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके कार्यकाल में राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए सदन में सकारात्मक चर्चा होगी और देश के विकास के नए पथ पर अग्रसर होगा। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि सदन के सारे सदस्य इस सदन को आपके मार्गदर्शन में सुचारू रूप से चलने में सहयोग करेंगे। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। श्री चंद्रशेखर जी। सर स्टार्ट नहीं है ये माइक, एक सेकंड रुका करो, एक सेकंड चालू हो जाएगा। ठीक है सर। सर मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोकसभा के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। सर बहुत सारे सदस्यों ने आपकी तारीफ की और मैं खुद आपसे सर मिला हूं। जब मुझे एक परेशानी आई तो आपने मेरा संरक्षण किया
सर हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आज़ाद आवाज़ हूँ सर। मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप संरक्षण करेंगे सर। सर मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, प्रकृति आपको लोकतंत्र की रक्षा करने की जो है ताकत प्रदान करे। साथ साथ सर मैं पूरे सदन को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है उसके लिए भी बधाई देता हूँ सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहाँ, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे। तो आपसे संरक्षण की अपील और पुनः आपको बधाई और सभी सदस्यों को बधाई सर। धन्यवाद। श्री आबा सैयद रहुला। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पीकर मुंतखब होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ और आपसे ये गुजारिश है कि आज के बाद आप न बीजेपी है, न कांग्रेस है, न समाजवादी है। आज के बाद सिर्फ आपकी एक ही पार्टी है, आईन हिंद, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उम्मीद है कि आज के बाद आप उसके कस्टोडियन होंगे और इस हाउस में जिसे जमहूरियत का सबसे बड़ा इदारा कहा जाता है, जमहूरियत की मिसालें होगी। इस हाउस में आपको इस बात से याद रखा जाएगा कि क्या आपने ट्रेजरी बेंचेस को मजबूर किया अपोजिशन का सुनने के लिए या आपने अपोजिशन को खामोश किया। आपको P20 के लिए याद नहीं किया जाएगा, आपको याद किया जाएगा जब इसी ऐवान में एक मुसलमान MP को टेररिस्ट कहा गया क्योंकि वो मुसलमान है। आपने उस आवाज़ को, उस नाजायज़ आवाज़ को कैसे खामोश किया या आपने उन आवाज़ों को उठने दिया। अगर एक MP जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, अगर उसको इस हाउस में जमहूरियत के बड़े इदारे में टेररिस्ट कहा जा सकता है तो उन मुसलमानों को सड़कों पे भी टेररिस्ट कहा जा सकता होगा। इसी तरह से ऑनरेबल स्पीकर, एक मिनट बैठिए। माननीय सदस्यगण, ये सदन का पहला दिन है। आप बोलते समय क्या टिप्पणी कर रहे हैं उसका ध्यान रखो। अभी कार्यकाल को देखो, उसके बाद टिप्पणी करो। ये बात कर रहा हूँ। मैं ये गुजारिश करूँगा, सबसे बड़ा इदारा है जमहूरियत का, यहाँ पे ऐसी मिसाल नहीं होनी चाहिए थी और आप उसके कस्टोडियन थे। जब 370 की बिल 1 मिनट में लाई गई और आधे घंटे में पास की गई, आधे घंटे में पास की गई। प्लीज बैठिए। आप रहिए, इनको ज्ञान नहीं है, उस पर 9.5 घंटे तक डिबेट हुई थी। चलो बैठे, चलिए। ओके। फ्रांसिसी जॉर्ज। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन। फ्रांसिस जॉर्ज, बोलना है आपको? हाँ बोलिए। Sir, on behalf of the Kerala Congress Party, I join with the Honorable Prime Minister and the Honorable Opposition leader and all the other leaders in congratulating you on assuming this high post of Speaker of the Lok Sabha. In fact, you got re-elected. We are all happy about it. But sir, we have a lot of issues to discuss in the coming days. The Honorable Prime Minister said the last 5 years under you was a golden period. In fact, I don't know what was golden about it. Suspending of members en masse and also passing of bills without discussion, can we call it golden? Sir, I think unfortunately that was not so. In fact, since due to the paucity of time, I am not flagging many issues. We have a lot of issues galore to discuss in the coming days. Sir, we have the farmers issue. Sir, let me complete, sir. Let me complete, sir. Sir, this is one point which I would like to tell you, sir, because there may be quite a few of one-member, two-member parties like us. Don't take a benign neglect attitude towards us. We should also get time to air our views. Because we represent the... मर्यादा बोलोगे तो बोलने देंगे, अब मर्यादित बोलने तो मौका नहीं देंगे। तो बालाशोरी, ऐसे नहीं चलेगा। चलिए बालाशोरी जी। Of my Janasena Party President, Sri Pawan Kalyan Garu, and my own behalf, I express my heartfelt congratulations and best wishes to you on your election as the Speaker of this prestigious House.
Sir, I am confident. My party is confident. The House and 140 crore people of this country are confident that you will accomplish a great deal as a Speaker of this House. Sir, this is my thought as member of this House. Sir, I am here because of my party leader, Sri Pawan Kalyan Garu. Sir, I sincerely thank and express my gratitude to him for giving me this opportunity. Sir, Pawan Kalyan Garu is a star in AP, and Honorable PM rightly said during the NDA meeting in the Central Hall of Samyadan Sadhan that a Pawan nahi on the high. This is true. He is a tufan in Andhra politics. Sir, Pawan Kalyan Garu has made a record in history of independent India. Sir, Janasena Party is the only party in the country since independence which has got 100% strike rate both in Lok Sabha and Assembly elections. Please. Sir, Janasena Party fought 21 Assembly and 2 Lok Sabha seats and won all 21 Assembly seats. Sir, Okay. Sir, Please. Okay, Rajesh Ranjan ji. अध्यक्ष जी हृदय से ओके माननीय सदस्य नहीं आपका कोई रिकॉर्ड नहीं जा रहा अध्यक्ष जी राजेश रंजन जी आप बोलना चाहते हैं बोलिए अध्यक्ष जी हृदय की गहराइयों से बालाशोरी जी प्लीज अध्यक्ष जी हृदय की गहराइयों से न्यायाधीश के सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पे आपने जो गौरवपूर्ण और गरिमामयी जो आप आज पुनः दोबारा हम सबके गार्जियन के रूप में देश की स्वाभिमान सम्मान और अभिमान की संविधान की स्वतंत्रता को बढ़ाए रखने के लिए जो आप हम सबके बीच दोबारा स्पीकर के रूप में आए हैं हृदय की गहराइयों से मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं सिर्फ एक ही लाइन में कहूँगा, मैं स्वतंत्र आवाज़ हूँ इस देश के करोड़ों विचार के उस संरक्षण वाले हर समाज वर्ग और समूह व्यवस्था का। मैं हमेशा अपेक्षा रखूँगा बिहार के साथ साथ संविधान और स्वतंत्र आवाज़ को आप संरक्षण देंगे। वैसे मैं सिर्फ एक लाइन कहूँगा कि मैं इस देश का निर्भीक स्वतंत्र और बिना भय में जीने वाला व्यक्ति हूँ और मजबूत नेतृत्व के साथ यह जो समूह है, भैया सुन तो लीजिए क्यों बोलते हैं, मजबूत नेता के रूप में स्वतंत्र निष्पक्ष और सच्चाई के रास्ते पर इंडिया गठबंधन के विपक्ष के मजबूत नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और सभी एनडीए घटक के नेताओं के भीतर इस देश के विपक्ष की आवाज़ सिर्फ उसकी लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए है। आप नैतिकता के मूल्यों के सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान हैं। हमें उम्मीद है कि नैतिकता का मूल्यों का ह्रास नहीं होगा और आप सर्वश्रेष्ठ इस देश की संविधान की रक्षा करेंगे और हम सबको भी आप संरक्षण देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। राजकुमार रोथ। सर, पहले तो आपको इस पद पे शोभान्वित होने के लिए मेरी ओर से खूब खूब बधाई, लाख लाख जोहार। साथ ही मैं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से आता हूं, तो मेरी पार्टी और पूरे आदिवासी समुदाय साथ ही मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्ग की तरफ से और विशेषकर राजस्थान की जनता आज काफ़ी खुश है क्योंकि उनको उम्मीद थी कि राजस्थान को लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपके रूप में देखना चाह रही थी दोबारा, और पूरे राजस्थान की जनता खुश है। और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी आई है और हम पहली बार इस सदन में आए हैं, मैं राजस्थान विधानसभा के सदस्य के रूप में था और उस दौरान मैंने आपको देखा था। उस समय विचार किया था कि कभी ज़रूर हम दिल्ली जाएंगे और आज ये अवसर मिला। मैं पुनः मेरी पार्टी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा। आपको पुनः मेरी पार्टी और हमारे गोविंद गुरु महाराज, संसरुमाल महाराज, मावजी महाराज के भक्तगणों द्वारा आप सबको आपको पुनः बधाई, धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद। धन्यवाद।
माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, सभी दलों के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं और माननीय संसद सदस्यों का, जिन्होंने मेरे प्रति विश्वास व्यक्त किया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी हूं। ये 18वीं लोकसभा में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का उत्सव, और उत्सव में भौगोलिक विविधताएं, प्रतिकूल मौसम, अन्य चुनौतियों के बाद भी जिस सक्रियता से 64 करोड़ ज़्यादा से मतदाताओं ने भाग लिया, मैं सदन की ओर से उनको और देश की जनता को के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं निर्वाचन आयोग, जिसने निष्पक्ष, निर्बाध एवं पारदर्शी तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई, दूर दराज के इलाके में एक मत को भी मतदान करने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उसके लिए मैं निर्वाचन आयोग को धन्यवाद देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। पिछले एक दशक में जनता की अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ी है। इसलिए हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। 18वीं लोकसभा हमारे रचनात्मक चिंतन एवं नूतन विचार की सभा होनी चाहिए, जिसमें उच्च कोटि की संसदीय परंपरा स्थापित हो, पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति की अभिव्यक्ति हो, देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ ये संकल्प काम करे। माननीय सदस्यगण, मैं इस अवसर पर मेरे पूर्वतन पीठासीन अधिकारी को भी स्मरण करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कार्यकुशलता से इस सदन की दक्षता को, इसकी मर्यादा को, इसकी परंपरा को, इसकी गरिमा को प्रतिष्ठा देने का पूरा प्रयास किया। मुझे भी 5 वर्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में ये गौरव प्राप्त हुआ। मैंने कोशिश की कि सभी सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले। मुझे खुशी है कि सदन की प्रोडक्टिविटी भी उच्चतम रही और संसदीय परंपराओं और परिपाटियों का भी हमने उच्च प्रतिमान स्थापित किया। मुझे प्रसन्नता है कि इस लोकसभा में 281 माननीय सदस्य पहली बार चुन के आए हैं। मैं सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि निर्वाचित सदस्य सदन के नियमों, परंपराओं, परिपाटियों का
गहन अध्ययन करेंगे और अपने वरिष्ठ सहयोगियों के अनुभवों का लाभ उठाकर श्रेष्ठ संसदीय परंपराओं का पालन करेंगे। माननीय सदस्यगण, संसद के इस नए भवन में कई ऐतिहासिक कानून भी पारित हुए, ऐतिहासिक निर्णय भी हुए, जिसका वर्षों तक हम इंतजार कर रहे थे। महिला नारी शक्ति वंदन विधेयक वो पारित हुआ और हमने उसको नेतृत्व में भागीदारी देने का निर्णय किया। उसके साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई और कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित हुए। ये वर्ष हमारे संविधान निर्माण की यात्रा का 75 वर्ष है। मैं संविधान निर्माण में भूमिका निभाने वाले उन सभी मनीषियों को नमन करता हूं, जिन्होंने दलगत भावनाओं से, निजी विचारधाराओं से ऊपर उठकर प्रत्येक बिंदु पर गहन अध्ययन, विचार विमर्श, चर्चा, संवाद कर एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी हमारा मार्गदर्शक है। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी हम महान संविधान निर्माताओं को स्मरण करते हुए राष्ट्र हित में, लोक कल्याण में ऐसी नीतियां बनाएं, ऐसे कानून बनाएं जिससे समाज के शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग का उत्थान हो सके और अंतिम व्यक्ति के जीवन में सामाजिक, आर्थिक कल्याण हो सके। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को का धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके मार्गदर्शन में इस दशक के अंदर संविधान दिवस मनाने की श्रेष्ठ परंपरा शुरू हुई। संविधान पर चर्चा हुई, डिबेट हुई और साथ के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीठासीन अधिकारियों में सभी राज्य के पीठासीन अधिकारियों को कहा कि वह अपने अपने राज्य में नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी युवा पीढ़ी संविधान को जाने, संविधान को समझे और संवैधानिक कर्तव्यों को और दायित्वों को निभाते हुए देश के विकास में सक्रिय योगदान दे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सभी मान्य सदस्यों को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूं। ये संसद सभी पक्षों के विचार वाली सभा है। सभी पक्षों के विचार यहाँ पर आने चाहिए। सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। हम अलग अलग विचारधारा से चुनकर आते हैं, लेकिन विचारधाराओं के बाद भी देश सबसे सर्वोपरि है। मुझे आशा है कि अपने अपने दल की विचारधारा और जिन मुद्दों पर असहमति होगी, आप जोर से असहमति व्यक्त करेंगे। जहां पर आपको विधेयक पर सकारात्मक रूप से चर्चा करते समय सुझाव देंगे, सरकार से भी अपेक्षा रहेगी मेरी कि उन सुझावों को शामिल करें। पक्ष और विपक्ष मिलकर सदन चलता है। भारत के लोकतंत्र की ताकत यही है कि सबकी बात सुनी जाए और सबकी सहमति से सदन चले। मेरी अपेक्षा रहेगी कि मैं सबकी सहमति से सदन चलाऊं। एक दल का व्यक्ति हो, उसको भी पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, क्योंकि देश की जनता ने उनको चुनकर भेजा है। और मैंने कोशिश की पिछले कार्यकाल में कि पहले सत्र में सभी मान्य सदस्यों को बोलने का अवसर दिया। जो मान्य सदस्य नहीं बोलना चाहते थे, उनको भी आग्रहपूर्वक बुलाया और उन्होंने अपनी बात को रखी। मैं कोशिश करूंगा कि उसी भावनाओं से आप सबका मत
विचार सदन में आए और मैं निष्पक्ष रूप से सदन का संचालन कर सकूं। लेकिन मेरी अपेक्षा रहेगी कि निर्बाध रूप से सदन चले, ये मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी। हम सब लोग यहाँ पर चुनकर आते हैं और जनता की बहुत अपेक्षाओं से चुनकर आते हैं। इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि सदन में गतिरोध नहीं होना चाहिए। सदन में आलोचना हो, विचार व्यक्त हो, अभिव्यक्ति हो, लेकिन गतिरोध सदन की परंपरा नहीं है। बेल में आना सदन की परंपरा नहीं है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो संसदीय मर्यादा है उसके पालन करने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है और मैं उसका पालन करूंगा। मैं कभी मान्य सदस्यों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, लेकिन आप सब भी ये चाहते हैं कि सदन की उच्च कोटि परंपरा प्रपाटियाँ लागू रहे। इसके लिए मुझे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। मेरी इस 18वीं लोकसभा में अपेक्षा रहेगी कि हम सब लोग बहुत अच्छा संवाद करें, उच्च कोटि की संवाद करें, चर्चा करें। जैसा इस सदन की परंपरा रही है कि यहाँ पर उच्च कोटि की संवाद चर्चा हुई है, मेरी कोशिश रहेगी कि उसी तरीके की चर्चा संवाद हो, क्योंकि संसद में विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। हमें जनता ने चुनकर भेजा है संसद के लिए, इसलिए मेरी अपेक्षा रहेगी कि हम विरोध के तरीके को संसद की मर्यादा के अनुरूप अपनाएं। पुनः मैं सभी मान्य सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि लोकतंत्र और सदन के गौरव बढ़ाने के लिए आप सब सामूहिक प्रयास करेंगे। हमें लोक सेवा का जो अवसर दिया है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। मैं 18वीं लोकसभा के इस अंतरिम काल के सदन की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए हमारे माननीय प्रोटेम स्पीकर श्री भर्तृहरि मेहताब जी, सभापति तालिका के सदस्य माननीय राधा मोहन सिंह जी एवं फंगन सिंह जी पुलिस्ते का भी आभार व्यक्त करता हूं। मैं लोकसभा के महासचिव, सचिवालय के सभी कर्मचारियों की समर्पित सेवा के लिए उनको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं जो विचार आपने व्यक्त किए हैं हम सब मिलकर इस 18वीं लोकसभा की सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल से परिचय कराएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आपसे और आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन से अपने मंत्रिपरिषद के सहयोगियों का परिचय कराना चाहता हूँ। श्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, श्री अमित शाह, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, श्री नितिन गडकरी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, श्री जगत प्रकाश नड्डा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्री और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मंत्री, श्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री और कॉरपोरेट कार्य मंत्री, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, विदेश मंत्री, श्री मनोहर लाल, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्री और विद्युत मंत्री, श्री एच.डी. कुमारस्वामी, हैवी इंडस्ट्रीज मंत्री और इस्पात मंत्री, श्री पीयूष गोयल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री,
श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री, श्री जीतन राम मांझी, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी, पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्री, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्री, श्री किंजरापू राम मोहन नायडू, सिविल एविएशन मंत्री, श्री प्रहलाद जोशी, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री, श्री जुएल ओराम, जनजातीय कार्य मंत्री, श्री गिरिराज सिंह, वस्त्र मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री, श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, श्री किरेन रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री और माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री, श्री हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री और यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्री, श्री जी किशन रेड्डी, कोयला मंत्री और खान मंत्री, श्री चिराग पासवान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्री, श्री CR पाटिल, जल शक्ति मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, श्री राव इंद्रजीत सिंह, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अर्थ साइंस मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जादव प्रतापराव गणपतराव, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जयंत चौधरी, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जितिन प्रसाद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री श्रीपद यशो नाइक, विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कृष्णपाल, सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रामदास अठावले, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री,
श्रीमती अनुप्रिया पटेल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मंत्रालय में राज्य मंत्री और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री वी सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री, प्रोफेसर SP सिंह बघेल मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री, सुश्री शोभा करांदलाजे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्रालय के राज्य मंत्री और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कीर्तिवर्धन सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री BL वर्मा कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री शांतनु ठाकुर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सुरेश गोपी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री, डॉक्टर L मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री अजय टमटा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री भागीरथ चौधरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री संजय सेठ रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री रवनीत सिंह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री दुर्गादास उइके जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री तोखन साहू हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा हैवी इंडस्ट्रीज मंत्रालय में राज्य मंत्री और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री हर्ष मल्होत्रा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीमती नीमूबेन जयंतीभाई बांभड़िया कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और सिविल एविएशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री जॉर्ज कुरियन माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय में राज्य मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पवित्र मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और वस्त्र मंत्रालय में
राज्य मंत्री। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। आपातकाल इमरजेंसी लगाने के बाद उस समय कांग्रेस सरकार ने कई ऐसे निर्णय किए जिन्होंने हमारे संविधान की भावनाओं को कुचलने का काम किया। पूर्व और निर्दयी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सेक्रेटरी एक्ट मीसा में बदलाव करके कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित किया कि हमारी अदालतें मीसा के तहत गिरफ्तार लोगों को न्याय नहीं दे पाए। मीडिया को सच लिखने से रोकने के लिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट प्रोडक्शन ऑफ पब्लिकेशन रिफिल एक्ट, प्रेस काउंसिल रिफिल एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शनल मैटर एक्ट लाए गए। इस काले खंड में संविधान में 38वां, 89वां, 40वां, 41वां, 42वां संविधान संशोधन किया गया। कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए संशोधन का लक्ष्य था सारी शक्तियां एक व्यक्ति के पास आ जाए, न्यायपालिका पर नियंत्रण हो, संविधान के मूल सिद्धांत खत्म किए जा सके। ऐसा करके नागरिकों के अधिकारों का दमन किया गया और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आघात किया। इतना ही नहीं, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी ने कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और कमिटेड जुडिशरी की बात कही, जो उनकी लोकतंत्र विरोधी रवैये का एक उदाहरण है। इमरजेंसी अपने साथ ही ऐसे असामाजिक और तानाशाही की भावना से भयंकर चुनौतियों को लेकर आई, जिसने गरीबी, दलित और वंचितों को तबाह कर दिया। इमरजेंसी के दौरान लोगों को कांग्रेस सरकार द्वारा जबरन थोपी गई अनिवार्य नसबंदी का, शहरों में अतिक्रमण हटाने के नाम पर मनमानी का और सरकार की कुनीतियों का प्रहार झेलना पड़ा। ये सदन उन सभी लोगों के प्रति संवेदना जताना चाहता है। 1975 से 1970 कालाखंड अपने आप में एक ऐसा कालाखंड है जो हमें संविधान के सिद्धांतों, संघीय ढांचे और न्यायिक स्वतंत्रता के महत्व को याद दिलाता है। ये कालखंड हमें याद दिलाता है कैसे उस समय हम सभी पर हमला किया गया,
क्योंकि जिनकी रक्षा आवश्यक है। ऐसे समय में जब आपातकालीन इमरजेंसी के 50वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, ये 18वीं लोकसभा बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को बनाए रखने, इसकी रक्षा करने और इसे संरक्षित रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। हम भारत में लोकतंत्र के सिद्धांत, देश में कानून का शासन और शक्तियों का विकेंद्रीकरण अक्षुण्ण रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम संवैधानिक संस्थाओं में भारत के लोगों की आस्था और उनके अभूतपूर्व संघर्ष, जिनके कारण इमरजेंसी का अंत हुआ और एक बार फिर संवैधानिक शासन की स्थापना हुई, उनकी सराहना करते हैं। 1975 में आज 26 जून के दिन ही देश इमरजेंसी की क्रूर सच्चाइयों का सामना करते हुए उठा था। 1975 में आज ही के दिन कैबिनेट ने इमरजेंसी का पोस्ट फैक्टो रेक्टिफिकेशन किया था। इस तानाशाही और असंवैधानिक निर्णय पर मोहर लगाई थी। इसलिए हमारी संसदीय प्रणाली अनगिनत बलिदानों के बाद मिली दूसरी आज़ादी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज के प्रस्ताव किया जाना आवश्यक है। अब हम ये जानते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी लोकतंत्र के इस काले अध्याय के बारे में जरूर जानना चाहिए। इमरजेंसी के दौरान गैर कानूनी गिरफ्तारियां, सरकारी प्रताड़ना के चलते अनगिनत लोगों को यातनाएं सहनी पड़ी थी। उनके परिवार उनको असमित कष्ट उठाना पड़ा था। इमरजेंसी ने भारत के कितने नागरिकों का जीवन तबाह कर दिया था, कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। इमरजेंसी के इस काले खंड में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के हाथों अपनी जान गंवाने वाले भारत के ऐसे कर्तव्यनिष्ठ और देश में प्रेम करने वाले नागरिकों की स्मृति में हम सब 2 मिनट का मौन रखते हैं।